मैं डॉक्टर बिंदु भसीन, सह आचार्य इतिहास विभाग, डूंगर महाविद्यालय, बीकानेर, द्वितीय वर्ष के विद्यार्थियों के लिए प्रथम प्रश्न पत्र के दास वंश के शासकों की श्रृंखला में आज मैं रजिया बेगम पर अपना व्याख्यान दूंगी। अगर हम उसके सिंहासनारोहण की बात करें तो पता चलता है कि इल्तुतमिश ने ग्वालियर विजय से लौटने के बाद निर्देशक ताज उल मुल्क महमूद को रजिया का नाम सिंहासन की उत्तराधिकारिणी के रूप में लिख देने का आदेश दिया था। इल्तुतमिश रजिया की योग्यता से भली भांति परिचित था। अमीरों ने इस बात का विरोध किया, लेकिन सम्राट ने उत्तर दिया कि मेरे पुत्रों में सुल्तान बनने के गुण ही नहीं है। रुकनुद्दीन और उसकी माता शाह तुर्कन के क्रूरतापूर्ण कार्यों से सरदारों ने विद्रोह कर दिया था। इस समय रुकनुद्दीन शासक बना हुआ था। जब समाज में अव्यवस्था फैलने लगी, तब इस स्थिति का लाभ उठाते हुए रजिया ने अपने पिता की अंतिम इच्छा की याद दिलाई। उसका सिंहासनारोहण हुआ। कहते हैं कि इसके सिंहासनारोहण की विशेषताएं कुछ अलग ही रही है। उसने जनता की आशाओं पर खरी न उतरने पर जनता को यह कहा कि मुझे सिंहासन से उस समय हटा दो। पहली बार दिल्ली की जनता ने अपना सम्राट चुनने में कदम उठाया था। तुर्कों ने स्त्री को शासिका के रूप में स्वीकार कर अपना पुरुषार्थ सिद्ध कर दिया। सिंहासनारोहण होने के पश्चात रजिया के समक्ष कठिनाइयां आना स्वाभाविक ही था। उसमें हम सबसे पहले ले सकते हैं कि तुर्क सामंतों ने विरोध किया, क्योंकि इसके सिंहासनारोहण में दिल्ली की जनता ने भाग लिया था, न कि तुर्क सामंत तो केवल एक पपेट यानी कि कठपुतली के रूप में इल्तुतमिश के सामने यह हाँ कर रहे थे कि हम इसको शासिका मानने के लिए तैयार हैं। तो तुर्क सामंतों में हांसी, लाहौर, मुल्तान, बदायूं के प्रांतीय शासक प्रधानमंत्री जुनैदी ने रजिया के समक्ष परेशानियां खड़ी कर दी थी। साम्राज्य में शांति और व्यवस्था की स्थापना की समस्या उत्पन्न हो गई थी। रजिया का स्त्री होना, डॉक्टर अवध बिहारी पांडे कहते हैं अपनी किताब पूर्व मध्यकालीन भारत में कि रजिया को राजमुकुट तो प्राप्त हो गया, परंतु वह था कंट का कीर्ण। अब जब परेशानियां आई हैं तो उसका सामना करके उसका समाधान करना भी रजिया के लिए ज़रूरी था। तो सबसे पहले हम बात करते हैं विद्रोहों का दमन उसने किस तरह से किया। बदायूं, मुल्तान, हांसी, लाहौर के सूबेदारों ने दिल्ली के समीप अपना शिविर लगाया था। कहते हैं कि रजिया बहुत साहसी युवती थी, इसलिए उसने राजधानी के बाहर निकलकर शत्रु से मुकाबला करने का निश्चय किया। प्रारंभिक धावों से जब रजिया को अपेक्षाकृत सफलता नहीं मिली तो रजिया ने कूटनीति का सहारा लिया। उससे सूबेदारों की पारस्परिक फूट की जानकारी मिल चुकी थी, अतः उसने बदायूं के सूबेदार मलिक इजाजुद्दीन मुहम्मद सालारी और मुल्तान के सूबेदार कबीर खां एयाज को अपनी तरफ मिला लिया और विद्रोही शिविर में यह प्रचार भी करवाया कि बहुत से शक्तिशाली अमीर रजिया के पक्ष में चले गए हैं। परिणाम क्या निकला कि बहुत से विद्रोही सैनिक शिविर से भागने लगे। इसी समय रजिया ने विद्रोहियों पर जबरदस्त आक्रमण किया। भागते हुए सैनिकों का पीछा करके उन्हें मौत के घाट उतार दिया गया। सुदृढ़ प्रभुत्व की उसने स्थापना की। रजिया ने इख्तियारुद्दीन ऐतगीन को अमीर ए हाजिब, अल्तुनिया को भटिंडा का सूबेदार और जलालुद्दीन याकूत को अमीर ए आखुर का पद दिया। इस तरह से उसने सुदृढ़ प्रभुत्व की स्थापना की, यानी कि दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि प्रशासन के जो मजबूत विभाग हैं उन पर उसने अपने विश्वसनीय व्यक्तियों को नियुक्त कर दिया। राजपूतों से उसका संघर्ष चला। कहते हैं कि इल्तुतमिश की मृत्यु और रुकनुद्दीन की अकर्मण्यता से उत्पन्न अव्यवस्था का लाभ उठाकर चौहान राजपूतों ने रणथंभौर के दुर्ग को घेर लिया था। सुल्ताना ने रणथंभौर में फंसी तुर्क सेना की सहायता के लिए एक सेना भेजी, परंतु इस सेना को यह भी सुझाव दिया कि यदि स्थिति बिगड़ जाए तो दुर्ग को खाली कर दिया जाए और सैनिकों को सुरक्षित लौटा लिया जाए। तदनुसार तुर्कों ने रणथंभौर दुर्ग खाली कर दिया
और चौहानों ने उस पर अपना अधिकार जमा लिया। कहते हैं कि रजिया की इस कार्यवाही से बहुत से तुर्क अमीर असंतुष्ट हो गए थे। ग्वालियर के दुर्ग की रक्षा की समस्या जब आई तो ग्वालियर का दुर्ग रक्षक जियाउद्दीन अली सल्तनत के भूतपूर्व वजीर जुनैदी का रिश्तेदार था। रजिया को जब यह जानकारी मिली कि वह अब भी उसके विरुद्ध जोड़ तोड़ करने में लगा है तो उसने बरन के सूबेदार को उसके विरुद्ध अभियान करने का आदेश दिया था। बरन के सूबेदार ने उसको बंदी बनाकर दिल्ली भिजवा दिया, परंतु दिल्ली पहुंचने के पूर्व ही वह लापता हो गया। रजिया के विरोधी अमीरों को यह विश्वास हो गया कि सुल्ताना के संकेत पर उसकी हत्या कर दी गई है और सुल्ताना अपने विरोधियों का सफाया करने वाली है। इस तरह से तुर्क अमीर और भी असंतुष्ट हो गए और उन्हें ऐसा प्रतीत होने लगा कि सल्तनत छिन्न भिन्न हो जाएगी। करमत और मुजाहिदों का दमन। 1237 ईस्वी में नूरुद्दीन तुर्क के उकसाने पर इस संप्रदाय के लोगों ने जामा मस्जिद में प्रवेश कर मुसलमानों पर आक्रमण किया। उन्हें यह विश्वास था कि इस समय सुल्ताना जो है वो यहीं पर हमें मिलेगी, लेकिन उनकी सोच सही साबित नहीं हुई। शाही सेना ने आते ही स्थिति को नियंत्रित किया और इन मुसलमानों को मौत के घाट उतारना शुरू कर दिया। कहते हैं कि भारी कोलाहल मच गया। रजिया ने तत्काल सेना की सहायता से विद्रोह को कुचल दिया। सैकड़ों करमातियों को मौत के घाट उतार दिया गया। बाकी बचे हुए करमातियों को सख्त सजा दी गई। मिनहाज अपनी रचना तबकाते नासिरी में लिखता है कि ईश्वर की कृपा से उसे यश मिला। इससे रजिया की स्थिति और भी सुदृढ़ हो गई। मंगोलों से उसने सुरक्षा करी। रजिया ने हसन कारलुक को आर्थिक सहायता के रूप में बरन की आय देने का वादा किया, किंतु मंगोलों के विरुद्ध उसे सैनिक सहायता न देकर दूरदर्शिता का उसने परिचय दिया। लेकिन रजिया का पतन अवश्यंभावी था। उसके पतन के कारणों में कुछ इतिहासकारों में मतभेद है, लेकिन कहा जाता है कि सर्वप्रभुता संपन्न राजतंत्र जो उसने स्थापित किया उसके कारण भी उसका पतन हुआ। क्योंकि उसने अपने विश्वसनीय व्यक्तियों को प्रशासन के महत्वपूर्ण पदों पर नियुक्त किया था, लेकिन जब वो तुर्क सरदारों को मौत के घाट उतार रही थी तब उनको यह एहसास होने लगा कि रजिया को किसी पर भी अगर अविश्वास हो जाए तो हमें कभी भी इस पद से भी हटाया जा सकता है और इस दुनिया से भी हमें हटाया जा सकता है। रजिया का स्त्री होना। डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद भारतीय मध्य युग के इतिहास में लिखते हैं कि रजिया के नारीत्व ने उसके सभी गुणों पर पर्दा डाल दिया था, क्योंकि तुर्क अमीर जो थे वो एक स्त्री के अंतर्गत या स्त्री के कमांड में अपना कार्य करने के लिए तैयार नहीं थे। रजिया के प्रगतिशील कदम, उसका जो पहनावा था वो पुरुषों के समान होने लगा था। याकूत से उसका प्रेम कट्टर तुर्क अमीर बर्दाश्त नहीं कर रहे थे। जब वह घुड़सवारी करती थी तब वह याकूत के हाथों पर पैर रखकर घोड़े पर चढ़ा करती थी, जिससे तुर्क अमीर पसंद नहीं करते थे। असुरक्षा की भावना तुर्क सरदारों में घर कर गई थी। कहते हैं 1238 ईस्वी में ग्वालियर के शासक जियाउद्दीन को विद्रोह के संदेह में दिल्ली बुलाया और फिर उसका गायब हो जाना, इसके कारण तुर्क अमीरों में असुरक्षा की भावना घर कर गई थी। शासिका और अमीर वर्ग में संघर्ष। कहते हैं कि यह तो शुरू से ही चल रहा है। 1240 ईस्वी में कबीर खान ने विद्रोह किया, किंतु विद्रोह को दबा दिया गया। फिर भटिंडा के सूबेदार अल्तुनिया ने विद्रोह किया। तुर्क सरदारों ने तबर हिंद स्थान पर पहुंचकर रजिया को धोखा दिया और याकूत की हत्या कर दी। रजिया को भटिंडा किले में कैद कर दिया गया, लेकिन अल्तुनिया को उसकी इच्छानुसार बहराम शासक, जो कि इल्तुतमिश का पुत्र था, उसने पद नहीं दिया। इस समय रजिया ने अपनी स्थिति को सुदृढ़ करने के लिए अल्तुनिया से विवाह भी किया और दिल्ली पर अधिकार करने के लिए दोनों ही दिल्ली की ओर बढ़े, किंतु बहराम ने कैथल में इन्हें परास्त कर भटिंडा की तरफ लौटने पर मजबूर कर दिया और ये दोनों हिंदू डाकुओं द्वारा
15 अक्टूबर 1240 ईस्वी को मारे गए। इस तरह से रजिया का पतन हुआ। कहते हैं कि मिनहाज अपनी रचना तबकाते नासिरी में लिखते हैं कि वह एक महान शासक, बुद्धिमती, न्यायप्रिय, उदार, विद्वानों की आश्रयदात्री, प्रजा शुभचिंतक, सैनिक गुण संपन्न गुणों से परिपूर्ण थी, जो एक शासक के लिए आवश्यक है। धन्यवाद।